दोस्तों, आपका स्वागत है अपने सिविल हाउस चैनल पे। जो कि आज हम बात करेंगे एक टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इससे पहले का हम अपनी कल की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिसमें हम कंक्रीट के 150 बाई 150 बाई 150 mm के क्यूब का टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको साइड पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है मिनी स्ट्रेंथ। मिनी स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिसमें 50% टेस्ट तो आपके फेल होंगे और 50% आपके पास हो जाएंगे। जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं मिनी स्ट्रेंथ। उसके बाद आती है आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट। ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसकी रेंज होती है -1.64 टू फाइनल मॉडुलस 1.64 सिग्मा। इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग ग्रेड ऑफ सीमेंट के। जैसे कि M10 से लेके M20 के बीच का जो ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो आता है ऑर्डिनरी कंक्रीट में। उसके बाद M25 टू M60 आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट में। उसके बाद M65 से लेके M100 जो कि आता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में। दोस्तों, उसके बाद आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्टिफनेस को मेज़र करती है आफ्टर द लोडिंग लगने के बाद मेज़र करी जाती है। इसके बाद यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये स्टार्ट होता है ओरिजिन से, जिसकी वैल्यू होती है E = 5000 √FC के। अब इसका जो इफेक्ट पड़ता है क्रीप पे यंग मॉडुलस का, वो देखिए ऐसे दे रखा है ECL, इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है E = 5000 √FC के 1+θ। और थीटा की वैल्यू अलग अलग डेज के हिसाब से दे रखी है। जैसे 7 डेज में 2.2, 28 डेज में 1.6, 1 ईयर में 1.1। बेसिकली क्रीप का मतलब होता है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आफ्टर लोडिंग। जब लोडिंग पड़ती है उसके बाद जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन दिखता है वो बहुत माइनर रहता है, वो दिखता नहीं है। उसे बोलते हैं क्रीप। और इन एब्सेंस ऑफ डाटा, जो हमारे पास डाटा नहीं होगा, उसके बाद जो हम श्रिंकेज की वैल्यू लेंगे वो लेते हैं 0.003। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है SSC JEE स्टेट AJE में। दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं श्रिंकेज के टाइप पर। बेसिकली श्रिंकेज के टाइप होते हैं केमिकल श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, ऑटोजेनिक श्रिंकेज और कार्बोनेशन श्रिंकेज। पहले बात करते हैं हम केमिकल श्रिंकेज की। एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्लस एब्सोल्यूट वॉल्यूम बनता है एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वाटर। उसके बाद आता है इनिशियल स्टेज पे क्या होता है केमिकल श्रिंकेज में, जो उसकी वॉल्यूम होती है वो करती है रिड्यूस। और सॉलिड स्टेज में क्या होता है, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज की। प्लास्टिक श्रिंकेज एक ऐसा श्रिंकेज होता है इसमें हमें स्मॉल क्रैक देखने को मिलते हैं सरफेस पे। उसके बाद आता है ड्राइंग श्रिंकेज। ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब ये बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस है। इसमें जो होता है एज ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वो इंक्रीज होता है, ड्राइंग श्रिंकेज डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है ऑटोजेनस श्रिंकेज। ऑटोजेनस श्रिंकेज ऑकर होता है रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बेसिकली जब हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, जो चार बॉगीज कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसमें क्या होता है रिडक्शन हो जाता है वॉल्यूम का वाटर का। उसके बाद होता है इसमें आता है नो वाटर मूवमेंट आउटसाइड। जो वाटर होता है, वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ नहीं होता, अंदर की साइड ही होगा। उसके बाद आता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो हम लेते हैं अलग अलग ग्रेड के अनुसार। जैसे मान लो हमें किसी सी के पास कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर किसी बिल्कुल ड्राई जगह पर कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उसके बाद हम जो सीमेंट के जो ग्रेड होते हैं उसके हम इस हिसाब से लेते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व, एक्सट्रीम कंडीशन है साइट की, इस हिसाब से मेजर करते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू दे रखी है, जैसे मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतना लेना चाहिए माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सर्व के लिए, वेरी सर्व के लिए, एक्सट्रीम के लिए, रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए इतना लेना चाहिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन कंस्ट्रक्शन। जो मिनिमम ग्रेड होते हैं, जैसे मान लो PCC करनी है, RCC करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से ग्रेड हम यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड होता है। जैसे इसमें दे रखा है PCC के लिए M15, RCC के लिए M20, वाटर टैंक में कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए M20। उसके बाद PCC अगर वो सी वाटर के अंडर करनी हो तो उसके लिए हम लेते हैं
M20। उसके बाद हम RCC करनी हो सी वाटर में तो उसमें ग्रेड लेते हैं M30। प्री स्ट्रेस और प्री टेंशन कंक्रीट के लिए M40। पोस्ट टेंशन जोन के लिए M50, जो कि रेलवे वगैरह में यूज़ होते हैं। प्री टेंशन पोस्ट टेंशन पढ़ा होगा हमने रेलवे में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। टेंशन में, कंप्रेशन में M15, डायरेक्ट में इतना, बेंडिंग में इतना। M15 के लिए 2.0, 2.7, M20 के लिए 2.8, 3.13, M25 के लिए 3.2, 3.5, M30 के लिए 3.6, 3.83, M35 के लिए 4.0, 4.14, M40 के लिए 4.4, 4.3। ये होता है टेंशन जोन में, इनकी वैल्यू होती है डायरेक्ट में, बेंडिंग में। उसके बाद कंप्रेशन जोन में, देखो इसको स्टार लगा रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, देख लिए। कंप्रेशन में ये कॉलम के लिए है, ये बीम के लिए है। इसी 4, 5, 6, 8, 9, 10 दे रखा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो को नोट किया जाता है mm से, और इसकी वैल्यू होती है 280 3 सिग्मा CBC। और जो कि m की वैल्यू होती है मॉडुलर रेशियो की, M15 के लिए 19, M20 के लिए 13, M25 के लिए 11, M30 के लिए 9, M35 के लिए 8, M40 के लिए 7। ये हमें याद करने पड़ते हैं, आगे क्वेश्चन में काम आते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे मेंस के लिए, उसमें ये काम आएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं परमिसेबल स्ट्रेस इन स्टील। इसका मतलब होता है जो स्ट्रेस होता है, जो स्टील टेंशन जोन में परमिट करता है, जो स्ट्रेस। उसके बाद टेंशन में, कंप्रेशन में दोनों का दे रखा है। जैसे सिंगली डबली में, सिंगली में कंप्रेशन जोन में होगा, डबली में, दोनों जोन में स्टील यूज़ करते हैं, उनके लिए परमिसेबल वैल्यू दे रखी है। मान लो जैसे कि ग्रेड 250 है, जो ग्रेड 250 है, उसके बाद जो इसका डाया अगर मान लो छोटा है 20 से, तो इसकी 140 लेते हैं वैल्यू, और अगर डाया 20 से ज़्यादा है तो इसकी 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। उसके बाद आता है मीडियम टेंसाइल स्टील, F = 345 सिग्मा CST। उसके बाद Fe 415 सिग्मा ST 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe 500। ये आगे काम आएंगे आपके मेंस के लिए, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उनमें डायरेक्टली वैल्यू को याद रखनी पड़ती है, आगे क्वेश्चन में यूज़ होती है। जैसे ये दे रखा है कंप्रेशन में Fe 250 सिग्मा CB सिग्मा SC 130 न्यूटन mm स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर। जैसे मान लो ये बीम है, ये एक बीम दे रखी है, इसकी बीम के बाद इसमें ये लगा रखी है स्टेरअप्स, और ये 4 अपने रोड है। इसके बाद ये बीम की जो चौड़ाई होगी, इसे हम लेते हैं B, विड्थ ऑफ बीम, इसे डिनोट करते हैं B से, और ये होती है इसकी डेप्थ, इसे हम करते हैं D से डिनोट। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, इसके टॉप मोस्ट फाइबर से जो इसका CG तक का डिस्टेंस है नीचे तक का, उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और जो स्टील से लेके नीचे तक का डिस्टेंस होता है, जहाँ से हम वो करते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर। और जो नॉमिनल कवर है, इसकी भी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे दे रखिए नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, नॉमिनल कवर mm नॉट लेस देन। माइल्ड के लिए कवर की वैल्यू 20 से कम नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट के लिए 30 से कम नहीं होनी चाहिए, सर्व के लिए 45 से कम नहीं होनी चाहिए, वेरी सर्व के लिए 50 से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीम के लिए 75 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसके ग्रेड दे रखे हैं M20, M25, M30, M35, M40। दोस्तों अब कल हम बात करेंगे WSM LSM, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके बेस पे क्वेश्चन आगे होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल करेंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ ली, मीन स्ट्रेंथ पढ़ ली, कॉन्फिडेंस लिमिट पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन से ग्रेड होते हैं कंक्रीट के, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यंग मॉडुलस पढ़ लिया, क्रीप पढ़ लिया। उसके बाद श्रिंकेज के क्या क्या टाइप होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है माइल्ड मॉडरेट वाला, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कौन कौन से ग्रेड होते हैं कंक्रीट के यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में, PCC के लिए इतना। फिर ग्रेड, मॉडुलर रेशियो पढ़ लिया। उसके बाद ये बीम का नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर के बारे में पढ़ लिया, और इनके कवर कहाँ कहाँ से लेस नहीं होना चाहिए, कितने कितने लेस नहीं होना चाहिए, कौन कौन से ग्रेड के लिए होना चाहिए, पढ़ लिया हमने। तो दोस्तों इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे WSM और LSM, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए। ओके, धन्यवाद।